नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून और मैं हूँ चेतना। आज हम हैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम में आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात टॉकिंग बुक नरेटर आर्टिस्ट के साथ। तो हमारे साथ है श्रीमती हेमा कैलासिया और श्रीमती आराधना रावत। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज हम शुरुआत हेमा जी आपसे करेंगे। कितने सालों से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी, मुझे 31 साल हो गए हैं। 91 में मैं आई थी और तब से 31 साल हो गए हैं। हाँ, इसी तरह मुझे भी 28-29 साल हो ही गए हैं, तब से हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, यानी अगर ये कहें कि यू आर दी ओल्डेस्ट वन एंड ओल्डेस्ट गोल्ड, ये तो हम मानते ही हैं कि यू आर ओल्डेस्ट गोल्ड। एज अ नरेटर जब भी आप किताब रिकॉर्ड करते हैं, आपको कोई किताब दी जाती है और उसको रिकॉर्ड करना होता है, तो किस तरह की चैलेंजेस आपको आते हैं? किताब के फॉर्म में कह लीजिए कि किताबें क्योंकि बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं, थोड़ा सा उस बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स आया करती थी और ज़्यादातर हम लोग नॉवेल्स या कहानी वगैरह भी किया करते थे। तो कैसेट्स पर हम रिकॉर्ड करते थे। अब कैसेट्स पर रिकॉर्ड करते थे तो एक पार्ट में केवल हम 10 कैसेट ही रिकॉर्ड कर पाते थे, क्योंकि लिसनर्स को जो हम देते थे तो पूरी बुक में 40 अगर कैसेट आई हैं तो नहीं दे सकते थे, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होता था। जब पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से करें। 10 में मतलब कितने 400 पेजों की अगर बुक है तो 100 करें या 200 करें। तो वो जैन सर हमें काफ़ी गाइड किया करते थे, बताते थे कि इस तरह से करें आप। जब सारी बुक रिकॉर्डिंग हो जाती थी उसके बाद उसमें कंटेंट्स डाले जाते थे। जब कंटेंट्स डाले जाते थे कई बार क्या होता था कि वो पीछे का डिलीट हो जाता था, तो फिर उसे वो करके आगे से फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा जल्दी पढ़ना होता था। कई बार काफ़ी स्पेस पड़ जाता था तो वो धीरे धीरे पढ़ना होता था। तो ये चैलेंजेस थे कैसेट्स में है। जनरली मैं आपको किस तरह के चैलेंजेस लगे जब भी कोई आपको किताब दी जाती है, तो किस तरह के चैलेंजेस एज अ नैरेटर आपको लगे कि ये मुश्किल है नहीं करना? हाँ जी मैम, जैसे हेमा जी ने बताया, मैं भी वैसे लगभग उसी समय से हूँ यहाँ पे और सेम चैलेंजेस आते थे कैसेट रिकॉर्डिंग में। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब हम लोग एक बार जापानी नाटक कर रहे थे, तो उस समय ना तो हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स होते थे ना कुछ होते थे। एक माइक होता था, सिंगल माइक में 6-7 जने जो हैं कैरेक्टर्स हो गए प्ले के, और वो 6-7 एक एक माइक में अपने अपने आप आकर के अपना अपना डायलॉग बोला करते थे। तो क्या होता था, हम स्पेशल इफेक्ट्स अपने आप बनाते थे। अगर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही है तो एक जने को बाहर भेजते थे कि वही खटखटाओ। पानी पीने की आवाज़ है तो एक जना पानी पिएगा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके। तो इस तरह से हम अपने आप बनाते थे। अभी क्या है, कंप्यूटर में आपको रेडीली अवेलेबल है सब कुछ, लेकिन उस समय ये सब नहीं होता था। बाकी चैलेंजेस जो मैम ने बताया कैसेट में, यही होता था कि एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो उसको आप ना रिवाइंड कर सकते हो ना फॉरवर्ड कर सकते हो। वो जो गलती है आप कैसे उसको करेंगे। तो सेम चैलेंजेस तो वही थे कैसेट रिकॉर्डिंग में। लेकिन धीरे धीरे मतलब जैसे हमारे सर थे जैन सर, उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमने की। जैसे चयनिका भी बनती है, तो वो इट्सेल्फ अपने आप भी वो रेडियो से आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत गाइड किया कि रेडियो में इस तरह प्रोग्राम बनते हैं, इस तरह बोला जाता है। तो उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि जैसे तरह तरह की किताबें होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं। उसमें कई बार चार्ट्स होते हैं या फिर उनका फॉर्मेट ही अलग होता है। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, उसका फॉर्मेट अलग है, टेक्स्ट बुक है, उसका फॉर्मेट अलग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे एक नैरेटर उस किताब को एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाता है? देखिए, हमें सबसे पहले तो मेंबर को ध्यान में रखना होता है कि ये बुक किसके पास जाने वाली है। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, ये एक ऐसी बुक है कि हमारे लिए भी चैलेंजिंग होती है एक्चुअली। इसमें एक टॉपिक जो है वो जंप करता है, मतलब लास्ट वाले पेज पे या किसी भी पेज पे जंप करता है। बट हमें विजुअली जो इम्पेयर्ड हमारा है, हमें सबसे पहले उसका ध्यान रखना है कि बुक हम उसके लिए बना रहे हैं तो उसको कितना फीजिबल हो पाए, कितना इजीली वो पढ़ पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। वो जिस पेज पे भी जंप कर रहा है पहले उसको उसे प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको बीच में कन्फ्यूजन ना हो उसको सुनने में। और बाकी जो हमारा उसी पेज पे जो दूसरा टॉपिक है, फिर उसको हम दूसरे कंटेंट में हम लोग हेडिंग डालते हैं, तब हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसी तरह बॉक्सेस आते हैं, फिर हम बॉक्सेस को अलग से पढ़ते हैं ताकि उसको पता रहे और हम हर चीज़ उसको
कन्वे करते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इस पृष्ठ पर ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में ये जानकारी दी गई है। और ये जानकारी जब वो समाप्त होती है उसको वो बोलना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पे ये जानकारी, बॉक्स में जो जानकारी दी गई है वो समाप्त हो गई है। क्योंकि अगर हम वो नहीं बोलेंगे, उसको नहीं पता कि वो समाप्त हो गई है, अभी चली रही है। तो इस तरह से हम प्रतियोगिता दर्पण वगैरह बुक्स जो है उनको रिकॉर्ड करते हैं। और बाकी जो स्टोरी बुक्स होगी और बाकी जो आर्टिकल्स हम लोग करते हैं उसमें भी यही ध्यान देना होता है कि आर्टिकल की मतलब आर्टिकल का जिस्ट समझ के कि आर्टिकल है किस बारे में। अगर वो एक आप अगर ये बताना चाह रहे हैं कि आप कोई मान लीजिए आप ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, उसको एक निर्देश के तौर पे दें कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप हाइजीन का इस्तेमाल करें, आप इस तरह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, इस तरह से। लेकिन जब आप कोई वैसा टॉपिक ले रहे हैं, सपोज पेरेंटल गाइडेंस के ऊपर होता है, लेकिन उसको उसी गंभीरता से पढ़ें कि हम लोग जो हैं आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह हो गए हैं, ऐसा है, ऐसा है। मतलब थोड़ा फ़र्क करें नरेशन में और एक गाइड जब आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो सुन रहा है उसको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इसको ऐसे करें, ऐसा करें, ऐसा करें। ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। मतलब जहाँ निर्देश देने की बात हो, जैसे बच्चे हैं हाँ जी, तो बच्चों को थोड़ा सा बच्चों के ढंग से बताएं, और बिल्कुल। जब पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स को उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल। बात बताएं। आप कुछ किताबें भी साथ लेकर हैं, बिल्कुल मैम। तो हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि जब नरेशन की बात आती है और अलग अलग किताबें होती हैं तो जी। उनका नरेशन किस तरह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मेरे पास अभी ये तेनालीराम की बुक है। ये एक्चुअली ये छोटे बच्चों के लिए है। हम लोग यहाँ पे अंकुर करते हैं जैसा कि, तो उसमें हमें जो है जैसे पहले नरेशन की बात आती है तो कृष्ण देव के दरबार में आने पर वो उस बर्तन को उनसे छिपाने का अभिनय सा करने लगा। राजा ने उसकी इस हरकत को देख लिया और उससे पूछा कि वो क्या छिपा रहा है। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज क्षमा करें महाराज, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता। आज तक आपने मुझे हमेशा सोने चांदी के सिक्कों से भरे उपहार दिए थे महाराज, मगर इस बार केवल ये खाली कटोरा। इस तरह से। और कुछ अंग्रेजी में भी है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। ये भी कौन एक सी स्टोरी किताब बुक है? ही है मैम, टॉन क्विल्ट टेल्स करके है। जैसे इसमें भी है, her incessant barking made Subhash Mukhopadhyay stop. He drew her close and recited impromptu in his lilting tone. Come, come, my dear Ahaldi, let's match our strength in laughter, shall we? Then he resumed reading. Oh river, oh boatman, firefly of the woods, oh nest, oh bird, I'm leaving. Later that year, upon my return from the Himalayas, I heard that the poet had indeed left us forever. बहुत बढ़िया मैम। हिमा मैम, कुछ कहानियाँ कैसे रिकॉर्ड होती हैं उसके लिए तो आराधना जी ने हमें बताया। तो हिमा मैम, जब बहुत ही गंभीर विषय पर बात होती है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण कुछ इसी तरह की किताबों में से एक है, तो उसमें से कुछ पढ़कर सुनाइए। जी मैम, प्रतियोगिता दर्पण में से ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। ये करंट अफेयर्स हैं, ऐतिहासिक स्थल एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व। ऐतिहासिक स्थल बेस नगर विदिशा। बेस नगर मध्य भारत का एक प्राचीन नगर है जिसे पाली बौद्ध ग्रंथों में बेस सागर तथा संस्कृत साहित्य में विदिशा के नाम से पुकारा गया है। ये स्थान पुरातत्ववेत्ताओं की सांस्कृतिक भूमि कही जा सकती है। ये वेत्रावती और बेस नदी से घिरा हुआ है तथा शेष दो तरफ की भूमि पर प्राचीर बनाकर नगर को एक किले का रूप दे दिया था। प्राचीन काल का वैभव संपन्न ये नगर अब टूटी फूटी मूर्तियां व कला युक्त भवनों का खंडहर मात्र रह गया है। तो जैसे अब इस तरह का बड़ा भारी भरकम टेक्स्ट है ये जी, तो रिकॉर्ड करते वक्त कोफ्त नहीं होती? नहीं मैम, रिकॉर्ड करते वक्त कोफ्त तो नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत कभी नींद सी आने लगती है तो थोड़ा बहुत हम ब्रेक ले लेते हाँ हैं। ब्रेक ले लेते हैं। और कई शब्द इन बुक्स में भी काफी मिस्टेक्स होती हैं तो वो भी अच्छा। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा मतलब
अटेंटिव होके पढ़ना पड़ता है कि कहीं से भी कोई गलती ना जाए हमारे श्रोताओं के लिए या जो भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो गलत सुनेंगे वो गलत पढ़ेंगे, फिर वही गलत लिखेंगे, तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे मैम आप भी बहुत सालों से रिकॉर्ड कर रहे हैं और कार्यक्रम निर्माता होने के नाते मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि आप दोनों लोग बहुत ही सिंसेरिटी से, मतलब जो भी कोई किताब दे दी, कभी ये नहीं कहा कि अरे मैम ये तो बहुत बोरिंग किताब है या मैम ये तो नई चीज़ें हैं और मुझे तो ये आता ही नहीं है। आपने हमेशा से जो भी मुश्किल वाले पार्ट जो होता था या कोई नई चीज़ें होती थी उनको पहले समझा, खुद पढ़ा, उसका अध्ययन किया और उसके बाद ही आप दोनों लोग हमेशा किताब रिकॉर्ड करते हैं। तो इतने पेशेंस से आप लोग ये करते हैं, ये भी बहुत ही एक अगर देखा जाए टॉकिंग बुक के इतिहास में और टॉकिंग बुक के निर्माण की पूरे जो प्रोसेस है उसमें ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी एक्चुअली मैम ऐसा है कि जैसे आप बोल रही हैं कि हम लोग मतलब हर काम में सिंसेरिटी सबसे पहले आती है। आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप ये समझेंगे कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं तो आपकी सिंसेरिटी अपने आप आपके काम में आएगी। और जब हम दिव्यांगों की बात करते हैं तो आप वो वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमें जो कुछ देना है ना वो अपनी आवाज़ के थ्रू देना है। और आप ये देखिए कि जब वो हमारी आवाज़ सुनेंगे तो उनको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, इवन छोटी छोटी भी इधर उधर दाएं बाएं जो भी है, हम हर कुछ जो कुछ भी पेज में दिया होता है इसीलिए उनको कन्वे करते हैं। तो वो उसी तरह से जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो ले सकते हैं। हम उनको जितना फीजिबल कर सकें उतना करते हैं। और सिंसेरिटी तो देखिए मैम हर काम में है। अगर आप कोई भी काम सिंसेरिटी से करेंगे तो वो दिखता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि नरेशन में आने के लिए आपको जो है ना वो होना पड़ेगा, बच्चा आपके अंदर जीवित रहना चाहिए, आपके अंदर बूढ़ा जीवित रहना चाहिए, आप जिस एज में रह रहे हैं वो भी जीवित रहना चाहिए। तो आप तभी ये रोल प्ले कर पाते हैं जब आप अपने आप भी बच्चा बन जाते हैं। जैसे यहीं पे हैं हमारे कई जूनियर्स हैं, सब बच्चे लोग हैं, तो हम जब उनके बीच में होते हैं ना तो बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। तो वो फिर क्या होता है ना, वो हमारे आर्टिस्टिक वे में वो चीज़ आती है, बिल्कुल आती है। और आपका जो नेचर होता है ना मैम, आपके बोलने में बिल्कुल दिखाई देता है, बिल्कुल आवाज आप जैसे बिल्कुल जैसा आपका नेचर होगा वो जब हम सुनते हैं ना किसी को तो वो नजर आता है। और हम लोग भी ऐसा नहीं है कि खुद से सीख गए या ऐसे नहीं है, खुद भी काफ़ी हमने मॉड्यूलेशंस किए, काफ़ी सारी चीज़ें आई कि नहीं इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हमें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम अपने आप को अगर मांझना चाहे ना तो अपने से ऊपर वाले को सुनो, जो और अच्छा कर रहा हो हमें उसको भी सुनना चाहिए। जैसे डिस्कवरी में ये सब ये आती हैं डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, और मैं इंग्लिश में रिनी साइमन है उनको मैं बहुत सुना करती थी, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेस हुई मैं उनकी वॉइस से। तो वो जब रेडियो में न्यूज़ पढ़ती थी तो उनका अलग अंदाज होता था, उनकी बेस वॉइस थी एक्चुअली, तो वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। तो इसी तरह से मैंने उनको सुन के मुझे लगा कि ये आवाज़ जो है एक है कुछ इसमें बात है। हाँ जी, जो कान से जाके सीधा दिल में उतर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हमें किसी को कॉपी करना है, बट हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने आप को और निखार सकते हैं। तो जितना अपने आप को मांझते जाएंगे उतना अच्छा है। और अभी देखिए लर्निंग प्रोसेस का तो कोई नेवर एंडिंग है, थ्रू आउट लाइफ यू हैव टू लर्न। बिल्कुल, विद्यार्थी जो है हम केवल स्कूल और कॉलेज में नहीं रहते हैं, हम जिस भी प्रोफेशन में रहते हैं वहाँ विद्यार्थी भी हमें बनकर रहना है। मुझे भी अभी भी यही लगता है, इतनी एज होने के बाद भी अभी भी यही लगता है कि शायद मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो उस हिसाब से मैं काफी कुछ सीखती हूँ। कभी भी ये नहीं सोचती कि नहीं मेरी इतनी उम्र हो गई क्या मुझे अब सीखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सीखती हूँ अभी भी। और जैसे कि आराधना ने बताया कि यहाँ पर मतलब हर उम्र के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, तो हम आर्टिस्ट जो है हर फन मौला टाइप के होते हैं, तो जहाँ पर भी जैसा होता है वैसे ही रोल अदा करने लगते हैं। बच्चे का है तो बच्चे का, बूढ़े का है तो बूढ़े का। और सीखने की तो उम्र कोई होती ही नहीं है, कभी भी सीख सकता है इंसान। एक चीज़ और बताना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हम लोग अपने टाइम पे थे तो हमारे टाइम पे कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था। जब यहाँ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, है ना, हमें कुछ मालूम ही नहीं था कंप्यूटर में करते क्या होता है ये। लेकिन जब सीखने की कोशिश की, यहाँ पे बच्चे लोग भी आए, उनको भी देखा, जो हमें सिखाने आए उनसे सीखा, तो देखिए कोई भी चीज़ ना मुश्किल नहीं होती। जहाँ हौसला होता है ना वहाँ सब चीज़ आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके उस पे डिपेंड करता है कि आप सीखने की इच्छा रखते हैं कि नहीं। अगर इच्छा है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो सीखा और आज
भगवान की दया से कर रहे हैं उसमें काम। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि टॉकिंग बुक जितना ज़्यादा देहरादून के टॉकिंग बुक पुस्तकालय में, टॉकिंग बुक लाइब्रेरी में फली फूली है, देश भर में शायद उतनी कहीं नहीं फली फूली है। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज हैं उसमें बेस्ट क्वालिटी हमारी टॉकिंग बुक की होती है। हमारा टाइम पे डिलीवरी होती है किताबों की, और हमारी किताबें सबसे ज़्यादा संप्रेषणीय होती हैं इन द टर्म्स ऑफ कि स्टूडेंट्स उसको पढ़ के वाकई में बहुत उसको पसंद करते हैं। जी। हमारा ना सिर्फ पढ़ने का लहजा, हमारा उच्चारण, बल्कि उसका जो मेथड है किताब को, एक प्रिंट बुक को एक ऑडियो फॉर्मेट में लेकर आने का, वो हमारा बहुत ही बेस्ट है। और आजकल तो डिजिटल किताबों की भी बात हो रही है, हालांकि हम भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और समय के साथ साथ हमें भी वो करना भी चाहिए। तो वो तो बिल्कुल है ही है। ह्यूमन वॉइस की अगर बात की जाए और सिंथेटिक वॉइस की बात की जाए तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली ही बात हो जाती है। तो इस विषय पर तो हम ज़्यादा कुछ बात अभी नहीं करेंगे। एक चीज़ में जब आपने ये बात उठाई है तो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे मुझे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप इतने साल से हैं, आपको क्या मिल गया यहाँ पे? आप आती हैं, बुक रिकॉर्ड करके चली जाती हैं, ऐसा क्या मिल गया आपको? मैंने कहा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर वो आए और वो हमें दूर दूर से फ़ोन करें कि हमें आपका पढ़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है, आप हमारी फलां बुक रिकॉर्ड कर दीजिए। अभी रिसेंटली एक मेंबर आया कि मैम आपको ही मेरी बुक रिकॉर्ड करनी है, तो दैट्स मोर देन क्या होना चाहिए, मेरे मेडल है मेरे लिए। बिल्कुल, मुझे यहाँ रह के जो मेडल्स मिले हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। कुछ और मिले ना मिले, लेकिन हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जब उनसे अप्रिसिएशन आता है तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। बिल्कुल। और अभी पीछे ये तो है ही, हमें पत्र भी इस संबंध में प्राप्त होते हैं। और मुझे याद है कि एक लिसनर, वो काफ़ी यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर वो मैम रही, दृष्टिबाधित रही, और उनका मुझे फ़ोन आया कि मेरी किताब हेमा मैडम से ही रिकॉर्ड करवाइएगा। हाँ। तो ये चीज़ें एनकरेज करती हैं हमें कि हम अपने काम को लेकर सही दिशा की ओर जा रहे हैं। जी। हम उनसे बल्कि यही नहीं बोलते कि आप सिर्फ हमें अप्रिशिएट कीजिए, हम उन्हें ये बोलते हैं कि आप फीडबैक दीजिए, जहां आपको लगता है कि नहीं, इस पॉइंट को ऐसे ही रखा जा सकता था या इसको ऐसे पढ़ा जा सकता था, हमें वो भी बताइए ताकि हम अपने को इम्प्रूव कर पाए। तो वो बताएंगे हमें, आगे देखिए करते हैं, बताते हैं वो भी ना, कई बार आते हैं, कहीं ह्यूमन एरर है, हो जाती है, बहुत सारे यहाँ पे कैजुअल नरेटर्स भी आते हैं, तो सभी करते हैं, तो बताते हैं, फिर हम उनकी मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हर चीज पॉसिबल है, आराम से हो जाता है। जो भी है कंप्लेन, मतलब जिस तरह की है, मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और कोई मैसेज आप लोग अपने श्रोताओं को, आपके एंड यूजर्स को देना चाहेंगे? आप दीजिए पहले। अच्छा, मैं दूं? हाँ, तो अपने श्रोताओं को तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शिक्षित होइए और हमारे पास बुक्स भेजिए, हम रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, जैसा आप चाहते हैं उसी के अनुसार रिकॉर्ड करेंगे। अगर कहीं कोई गलती होती है तो हमें बताइए, हम अभी भी सीखने को तैयार हैं। तो आप पढ़िए और शिक्षित होइए और देश की सेवा कीजिए, बस यही कहना चाहूंगी। मेरा यही कहना है कि आप जितना हो सके ऑडियो बुक्स लीजिए, क्योंकि यहाँ जैसी क्वालिटी कहीं आपको मिलेगी नहीं। और हमेशा से आपने देखा ही है कि पूरे इंडिया में जो हमारा जो संस्थान है, यहाँ से हमेशा से यहाँ की जो बुक्स गई हैं वो किसी से भी कम नहीं है। हमेशा उनको हमेशा क्वालिटी वाइज ऊपर ही रखा गया है। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं कि जिनका अगर हम ऑल्टरनेट जो सुगम्य जो माध्यम है पढ़ाई के, उसमें एकदम से ढलना वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ जी, तो जैसे आपने पूछा कि मतलब यहाँ की बुक्स में और बाकी बुक्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम लोग जो बुक्स करते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण अभी हमने बात की थी, तो उसमें ये सुविधा रहती है कि जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो हम आंसर्स को पहले मार्क कर लेते हैं और आंसर वहीं पर हमको पढ़ने हैं, तो जो हमारा मेंबर है वो उसी समय उस आंसर को सुन रहा है। लेकिन अगर हम किसी और फॉर्मेट में कर रहे हैं उसको, तो उसको बिल्कुल वो डिजिटलाइज करके, बिल्कुल जैसे जहाँ पे क्वेश्चंस हैं उसके कुछ पेजेस बाद अगर आंसर है वो उसके पेजेस के बाद ही देगा, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। और इवन जो हम ज्योग्राफी की बुक्स करते हैं, मैथ्स की बुक करते हैं, उसमें भी ज्योग्राफी में अगर मैप दिया हुआ है, मैप को जिस तरह से इंडेक्स दिए होते हैं
हम उसको बहुत एलाबोरेट करके समझाते हैं, जबकि ये सुविधा और फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगी। और अगर शायद ये है कि अगर होती भी है तो उसको एक बिल्कुल नए तरीके से ही डिज़ाइन किया जाता है, हम बिल्कुल, अगर बिल्कुल। और ऑल्टरनेट एक्सेसिबल बुक्स की बात करें तो। जी जी जी। खैर देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि भाई जैसे साइटेड लोगों के लिए भी ऑडियोज भी होते हैं, प्रिंट बुक्स भी होती हैं, आप ई बुक्स भी होती हैं, तो वो तो आप सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की किताब पढ़ना चाहें। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से आज टॉकिंग बुक को, तो हमारे एंड यूजर्स किताबें तो सुनते ही थे, लेकिन आज जो लोग उनके लिए रिकॉर्ड करते हैं उनको सुन रहे हैं वो। जी। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जब ये वीडियो उन तक, ऑडियो वीडियो उन तक पहुंचेगा जी। तो उन्हें बहुत पसंद आएगा और वो हमें इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और देना भी चाहिए, और बिल्कुल। हमें लगता है कि उन्हें पसंद आएगा। हाँ, हम पहली encouragement बार मिलती है आपने इससे। ये हमें बुलाया यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहली बार उनसे शायद रूबरू हो रहे हैं, वैसे हम देख नहीं पाते हैं कि हमारे मेंबर्स हैं कौन, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी पहल की है कि जो हमें यहाँ बुलाया और हम उनसे रूबरू हो पाए। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच।